मैं यहाँ का पूर्ववर्ती छात्र हूँ और यहीं से हम लोग किताबें खरीद कर तैयारी वगैरह करते थे। कुछ सफलताएं मिली, कुछ असफलताएं मिली और आज असफलता को गले लगा करके पटना के गलियों में घूम रहा हूँ। लेकिन यहीं से पीएचडी किए, नेट किए, यूपीएससी मेंस दिए, सब कुछ यहीं से किए और किताबों का मुख्य स्रोत यहीं हुआ करता था हम लोगों के लिए। लाइब्रेरी वगैरह उस समय तो इतनी किताबें मिलती नहीं थी, ना कोई मीडिया था, ना कोई ई बुक सेंटर था, इस तरह की बातें नहीं थी। लेकिन आज बहुत कुछ खोजिएगा तो आपको सब कुछ अवेलेबल है। उस समय तो हम लोगों को हार्ड कॉपी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है। और जहाँ तक सिविल सर्विसेज की तैयारी की बात है तो तैयारी इन्वेस्ट करने से या आपका जो बजट का सवाल था, बजट से नहीं होता है। तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ा निवेश है कि आप कितना एकाग्रचित होकर के अध्ययन करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। और आजकल जितना अगर हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमें सॉफ्ट कॉपी में सारी बातें उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव मटेरियल भी यही है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से दूर होकर के अगर काम करे बच्चे, और 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने के लिए पर्याप्त होता है। और अगर साइंटिफिक तरीके से पढ़ा जाए, सारा काम किया जाए, तो कोई उपलब्धि अर्जित करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उपलब्धि बड़ी आसानी से अर्जित हो जाता है। और जहाँ तक कठिन एग्जामिनेशन की बात है तो मेरा मानना है कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं होता है। सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन आपके मनोयोग पर निर्भर करता है कि आप कितना मनोयोग से अपनी तैयारी करते हैं, आपका दृष्टि कितना साफ है। और ख़ास करके यूपीएससी की बात है तो मेरा मानना है कि सबसे आसान एग्जामिनेशन यूपीएससी होता है, बशर्ते कि आप थॉरो स्टडी कितना करते हैं। अच्छा, मैंने अपना नाम बताया विमल चुन्नी, आपका नाम मैं भूल गया। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णनाथ है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं अभी आप? मैं तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करता हूँ, शिक्षक हूँ। कोचिंग भी चलाते हैं? नहीं। तो कहीं पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं यहीं विद्यालय में पढ़ाता हूँ और SCRT में कुछ काम, लेखन कार्य वगैरह करता हूँ। कुछ बच्चों के लाभ के लिए कुछ काम करते रहते हैं। और जब भी मुझे कुछ आज भी ज़रूरत होती है किताबों की, तो मैं अपने मित्र के पास चला आता हूँ। चूँकि ये दुकानदार किसी और के लिए हो सकते हैं, मेरे लिए मेरे बैचमेट भी हैं, मेरे मित्र भी हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बड़ा डिबेट चलता है आजकल की, एक तो यूपीएससी देने वाले जो लोग हैं उसमें इंजीनियर्स बहुत आ जाते हैं। हाँ, देखिए, सिलेबस बदला है तो सिलेबस बदलने के साथ साथ स्वरूप भी परीक्षा का बदल जाता है। तो वैसी स्थिति में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं उनका सब्जेक्ट मार्क पेचिंग होता है, और मार्क पेचिंग होता है तो उनको लाभ मिल जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका GS का पेपर हो गया या निबंध का हो गया या अपना ऑप्शनल हो गया, तो ऑप्शनल में भी ऐसा स्केलिंग भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ अन्याय होता है। ठीक है, उन्हें लाभ ज़रूर मिलता है, लेकिन आपके साथ अन्याय भी नहीं होता है। और बड़ा ही पारदर्शी तरीके से, बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से क्वेश्चन भी सेट किया जाता है। क्वेश्चन का ये परीक्षण कार्य भी होता है। आपका आंसर बड़ी साइंटिफिक तरीके से जांच किया जाता है। अरे, मैं एक चीज़ देखता है, बहुत लोग, जैसे आप भाई साहब हैं सामने में, इन्होंने 3 बार मेंस निकाला और इंटरव्यू में छट गए। और मैं भी कुछ लोगों को ऐसा जानता हूँ, जैसे राम कुमार पांडे थे अपने जैक्सन हॉस्टल में, उन्होंने 3 बार सिविल सर्विसेज यूपीएससी निकाला, तीनों बार वो इंटरव्यू में नहीं निकल पाए। मैं भी जैक्सन का ही मैं बॉर्डर था। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि इंटरव्यू और रिटन टेस्ट कितना मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ा मायने रखता है कि आपका किस्मत है। आप एग्ज़ाम को जो माने ये कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, और आप किस क्वेश्चन को किस कैलिबर के साथ, किस क्वालिटी के साथ आपने उसको हल किया, और उस समय आपकी मानसिकता क्या रही, और आपके एग्जामिनर के साथ उसका अप्रोच अगर सेम हो गया तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल जाएगा। और 10 से 15% मार्क्स जो है वही अंतर पैदा करता है। और जो असफल होते हैं उनकी क्वालिटी किसी सफल स्टूडेंट से कम नहीं होती है।
वो भी सफल के बराबर ही होते हैं। जो पीटी क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस दे लेते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार दे लेते हैं, तो उनकी क्वालिटी जो है वो सफल होने वाले से कम नहीं होती है। कोई 1 बार में सफल हो जाता है और कोई 2-2 बार 3-3 बार असफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से उनकी क्वालिटी जो है असफल लोगों से बेहतर होती है। तो ये किस्मत जो आपने वर्ड यूज़ किया बहुत मायने रखता है लाइफ में। निश्चित रूप से, इसलिए कि 140 करोड़ के देश में जहाँ 1400 भी वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ तो किस्मत की ही बात करेंगे ना। तो किस्मत पे भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से करना चाहिए, लेकिन निवेश कर्म का करना चाहिए। कर्म का कितना अधिक आप निवेश करते हैं, उसी हिसाब से किस्मत आपको साथ देगा। तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? मैं चूँकि हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, बच्चों के साथ काम करता हूँ, पढ़ते पढ़ाते रहता हूँ, मित्रों के साथ बातचीत करता हूँ, तो मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, बल्कि ये तो बोलचाल की भाषा है हमारी, और बोलचाल की भाषा में ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या सब्जेक्ट है आपका? मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास विषय से ही मैं PhD किया हूँ। वैसे PG मेरा पॉलिटिकल साइंस में भी है, जर्नलिज्म में भी मेरा PG डिप्लोमा है। सो हम लोग वार्तालाप, चूँकि आजकल लंबी वार्तालाप लोग देखते नहीं हैं, हाँ, नहीं तो देखते मैं चाहूँगा कि इसको एंड करूँ। एंड करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ टिप्स दीजिए, अपना अनुभव, जो आपका अनुभव बहुत का दायरा जो है बहुत बड़ा है, विशाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो सिलेबस का अध्ययन करिए, और सिलेबस को कम से कम 100 बार पढ़िए। और दूसरी बात है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, 10 किताब को 1 बार नहीं पढ़िए। आपकी दृष्टि वहीं से साफ होगी। और जब एक किताब को आप 10 बार, 20 बार, 25 बार पढ़ेंगे, तभी आपको जो उसके दूसरे सपोर्टिव मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वही आपको इनरिच करेगा, वही आपको मजबूत करेगा, बुलंद करेगा। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच बिहार व्यू से जुड़ने के लिए। हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।